दोस्ती के आयाम आज की तारीख में कहाँ पे और आगे इसमें कैसे और बढ़ोतरी होगी। दूसरे खास मेहमान प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी भी हैं हमारे साथ में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जया, महत्वपूर्ण चीज़ यही कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के जो 2 दिन के बाद आज तीसरा दिन का जो दौरा है, इसमें सबसे ज्यादा एक कल्चरल रिलीजियस करेक्ट दिखाई पड़ने वाला है। सुरेश जी, शुरुआत आपसे अगर करें तो किस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे को आज के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि बौद्ध करेक्ट एक तरीके से बहुत खास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और हमारे जो सदियों पुराने संपर्क हैं और एक आधार है वो एक नई ऊर्जा लेते हुए दिखाई पड़ेंगे पुनर्स्थापित। जी बिल्कुल सही कहा आपने। 2 देशों के जब ताल्लुक की बात करते हैं उसमें अगर हम कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में के लिए देखा जाए तो जो हार्ड डिप्लोमेसी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर लें, एनर्जी कनेक्टिविटी की बात कर लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अगर बातचीत करनी है, कोई मसला सुलझाना है, आपस में एक समझदारी कायम करनी है, तो उसमें जो परिप्रेक्ष्य होता है इतिहास का, जो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, पीपल टू पीपल लेवल अंडरस्टैंडिंग रही है, तो उन चीज़ों से मैं देखा हूँ। आपने कहा कि मैं पहले DG ICCR रह चुका हूँ जी, और DG ICCR का काम ज़्यादातर यही था कि एक सॉफ्ट प्रिंसिपल्स को लेकर के, कल्चर को लेकर के कि बातचीत किस तरह से काम की जाए। तो ये अगर हम बुद्धिज़्म का सहारा लेकर के, हमने उस टाइम पर श्रीलंका में बुद्धिज़्म के ऊपर सेमिनार भी किया था, लेकिन अगर बुद्धिज़्म का सहारा लेकर के या जैसे थाईलैंड में हिंदू धर्म का जो पहले उनका प्रेजेंस रहा है उसकी बात लेकर के अगर एक बातचीत का चैनल स्थापित किया जाए तो जो मसले हैं या जो थोड़ी सी कई बार क्रॉस कनेक्शन हो जाता है उसको सुलझाने में आसानी रहती है। तो मैं समझता हूँ आज का जो दौरा है, जाएंगे ये राधापुर, तो जो इतिहास में जो बुद्धिज़्म के हमारे लिंक्स रहे हैं उनको लेकर के बातचीत करने से काफ़ी सहूलियत रहेगी और आगे बातचीत बढ़ाने में, आगे संबंधों को मजबूत करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सांची विरासत नया अध्याय हमारा खास कार्यक्रम। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह यहाँ पर बात करना चाहेंगे जो भारत की सॉफ्ट पावर है, ये जो सांस्कृतिक कूटनीति है, अगर हम उसका जिक्र करें जिसकी लगातार हम बात कर रहे हैं, बात अगर हम हाल की यात्राएं देख लें, प्रधानमंत्री की मॉरिशस की बात करें या थाईलैंड की बात करें, जो भारत का जो सांस्कृतिक जुड़ाव है वो एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। कह सकते हैं कि भारत की अगर हम बात करें संस्कृति की या धर्म की जो आधारित ये कूटनीति है, किस तरह से वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बनकर उभरती नजर आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा जया कि शुरू से ही भारत की विदेश नीति ने हमेशा से बहुआयामी हिस्सेदारी, साझेदारी विश्व में बनाने की कोशिश की है और पिछले करीब 1 दशक से 2 पहलू जो सॉफ्ट पावर के बहुत खास तरीके से सामने आए हैं विदेश नीति में, वो एक तो ये कि सांस्कृतिक जो तालमेल है, जो धरोहर है, जो जुड़ाव है भारत का अलग अलग देशों में। श्रीलंका में जैसे बौद्ध धर्म का हमारे साथ बहुत खास एक तरह से जुड़ाव है ऐतिहासिक, और दूसरा भारतीय मूल के जो लोग हैं, जैसे वहाँ श्रीलंका में फिर से देखें तो भारतीय मूल के जो तमिल वहाँ के नागरिक हैं, जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 शताब्दी से पुल है वो भारत और श्रीलंका में। तो ये सॉफ्ट पावर जो है वो सांस्कृतिक धरोहर हो या आपस में जो ऐतिहासिक साझेदारी हो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे जितने भी सांस्कृतिक हेरिटेज के साइट्स हैं उनमें भारत किस तरह से योगदान देगा श्रीलंका में। तो लगातार कोशिश ये है कि केवल आर्थिक या सामरिक संबंध पर ही सीमित ना रहें, बल्कि पूरे अलग अलग क्षेत्रों में, इतिहास में, धर्म में, भाषा में, लोगों में क्या किस तरह के आपस में हमेशा से तालमेल रहे हैं और उस सॉफ्ट पावर को साथ लेकर यदि चलते हैं। और आज के जो चुनौती है, खासकर आप देखें श्रीलंका ने, जैसे वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें भारत की सहायता की ज़रूरत है, और ख़ासकर जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने 44% टैरिफ्स बढ़ाए हैं श्रीलंका के ऊपर, वो और उनके लिए चिंता का विषय होता है। तो भारत ने ये एक तरह से भरोसा दिलाया है कि उनके आर्थिक व्यवस्था में संतुलन और वृद्धि बनाए रखने में भारत लगातार योगदान देता रहेगा। पहले से ही हाल ही में आप देखें कि चाहे वो आर्थिक व्यवस्था में जो उथल पुथल आई थी उसकी बात हो, उससे पहले 2019 में एक आतंकी हमला हुआ था या सर्वव्यापी महामारी में, हर तरह से
स्वास्थ्य को लेकर, ऊर्जा को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत बहुआयामी एक तरह से हिस्सेदारी बनाना चाहता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो सॉफ्ट पावर का आपने जया जिक्र किया, वो आधारभूत हो जाता है कि किस तरह से आपस में संबंध बनते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्षों के हों, व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग संस्थानों के हों, लोगों के हों, वहां की परंपराओं में तालमेल हो। तो ये मुझे लगता है कि बहुआयामी जो तालमेल बनाने की कोशिश है वो दूरंगामी उसके नतीजे होते हैं और लगातार अलग अलग क्षेत्रों में हिस्सेदारी बनाने में बहुत बड़ा उसका फायदा मिलता है दोनों देशों को। बिल्कुल। मिस्टर गोयल, क्योंकि अनुराधापुरा प्रधानमंत्री आज जाने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं अब से कुछ देर में, इसके महत्व को कैसे समझा जाए? क्योंकि भारत और श्रीलंका के जो सांस्कृतिक धार्मिक जुड़ाव रहे हैं, ऐसी विरासत को सहेजने में भारत ने एक बड़ी भूमिका भी निभाई है श्रीलंका में, उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण। और अनुराधापुरा की एक महत्वता को आज के दौर में समझने की ज़रूरत के लिहाज से आप कैसे देखते हैं सांस्कृतिक जुड़ाव को लेकर? क्योंकि हम जानते हैं सम्राट अशोक की बेटी वहाँ पहुँची थी 30 शताब्दी ईसा पूर्व के समय में, और जो गया का महाबोधि वृक्ष है उसकी एक तरीके से पौधा वहाँ से, उसकी डाल को वहाँ उन्होंने लगाया था, जिसकी मौजूदगी आज तक है। तो ये जो एक जुड़ाव है अपने आप में इतना गहरा है, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में इसको देखने और समझने की ज़रूरत को कैसे आप रेखांकित करेंगे? मिस्टर गोयल जी, जो ये आपने सवाल किया है उसके बारे में अगर पूरी चर्चा किया जाए तो मेरे ख्याल है ये खाली एक दिन भी काफ़ी नहीं रहेगा, पूरा हफ्ता चाहिए उसके लिए। आपने जिक्र किया सम्राट अशोक की बेटी जो वहाँ पर गई थी श्रीलंका, और जब ये वहाँ पर अनुराधापुर, ये सिंगलीज किंगडम की मेरे ख्याल है ये दूसरी राजधानी थी या पहली राजधानी थी, ये मेरे को ठीक से याद नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आप याद करें 3रे शताब्दी BC में जब सम्राट अशोक ने कलिंगा वॉर के बाद में बुद्धिज़्म धर्म अपनाया, तो उनका जो पहला एक एक्सपीडिशन गया बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए, वो वहाँ कलिंगा से गया था श्रीलंका के लिए। तो श्रीलंका में एक तरह से जो उनका वज्रायन बुद्धिज़्म जब गया वहाँ से, तो पला पनपा वहाँ पर सिंगलीज एम्पायर बनी। तो सिंगलीज एम्पायर का और कलिंगा, जो कि आजकल का मॉडर्न डे ओडिशा है, उसके बीच में काफ़ी गहरा कनेक्ट है बुद्धिज़्म को लेकर के। पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये, और उसमें जब ये कनेक्ट होता है उसके बाद में देखिए आप कि जब अनुराधापुर डेवलप होता गया तो वहाँ पर एक दूसरे और जो कनेक्शन शुरू हुए। वहाँ पर फिर जो साउथ इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने वहाँ पे श्रीलंका में जाना शुरू किया। तो एक तरह से अनुराधापुर खाली कलिंगा ही नहीं, बुद्धिज़्म का तो कैपिटल रहा ही, लेकिन एक तरह से जो भारत से हिंदुज़्म गया तब साउथ के थ्रू, विजयनगर एम्पायर के थ्रू, और यहाँ से बुद्धिज़्म गया। तो अगर हम कहा जाए कि एक सिंक्रेटिक जो सिविलाइजेशन बनी श्रीलंका, जो कि काफ़ी तौर पर भारत के काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसेस को लेकर के आगे बढ़ी, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। तो मैं ये कहूँगा कि अनुराधापुर में खाली बुद्धिज़्म तो इम्पॉर्टेंट है ही, एक पूरे भारत का जो रूप देखने की गुंजाइश है वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। इसीलिए हमको एक खाली बुद्धिज़्म और बाकी जो सिविलाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस है उनको देख करके ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि वहाँ पर हम एक कल्चरल कनेक्ट इस्टेब्लिश करें, ताकि एक दूसरे को समझने की जो है एक जो पॉसिबिलिटी है, जो पूरा एक परिप्रेक्ष्य है, वो पूरा इस्टेब्लिश हो पाए। जी। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, यहाँ पर हम अनुराधापुर की ऐतिहासिक महत्व का चर्चा कर रहे हैं। विश्व कह सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और एक बार फिर प्रधानमंत्री के वहाँ पहुँचने की वजह से ये ऐतिहासिक राजधानी सुर्खियों में है, जिसके इतिहास को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद वहाँ पर दौरा करने के बाद वो वहाँ के उत्तरी रेलवे लाइन के सिग्नल सिस्टम का उद्घाटन करने भी अनुराधापुरा के रेलवे स्टेशन भी पहुँचेंगे। ये जो भारत की एक नीति है कि विरासत भी और विकास भी, इसका एक और बहुत ही शानदार उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलेगा। किस तरह से देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो विजन रहा है कि अपनी संस्कृति को साथ में लेकर चलते हुए हम कैसे विकास को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, वो उसकी एक और बहुत ही शानदार झलक देखने को मिलेगी इस आज के इस कार्यक्रम के जरिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारत का जो विकसित भारत का जो एक सोच है, जो दर्शन है,
उसमें यही है कि भारत का जो विकास है वो भारत के तरीके से होना चाहिए। इसीलिए जो धरोहर है, संस्कृति है, भारत का दर्शन है, सभ्यता है, जब तक उस नजरिए से हम नहीं देखेंगे कि किस तरह से अपना विकास और अपने साथ दूसरे देशों को साथ मिलाकर उनका विकास किस तरह से बनाना है, तब तक फिर वो शायद उतना अच्छा विकास हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो मूलतः भारतीय नहीं होगा, कहीं से और किसी का वो सोच का विकास होगा। तो इसलिए लगातार न केवल धरोहर और विकास को जोड़ने की, बल्कि धरोहर पर आधारित विकास की मैं बात करूंगा, जो भारत के प्रधानमंत्री की सोच है कि किस तरह से अपना जो सभ्यता है, जो समाज में तौर तरीके हैं, उनको समझते हुए किस तरह का विकास बनाना है। और ये भी जाहिर होता है कि जब तक पड़ोस में संतुलन, समृद्धि, विकास नहीं आएगा, तब तक भारत की जो तेजी से बढ़ने की कोशिश है उसमें लगातार अटकलें आ सकती हैं। इसलिए हमारे विकास में शामिल है हमारे पड़ोस का विकास, और खासकर श्रीलंका का जो स्थान है भारत की सभ्यता में, इतिहास में, वो शायद बहुत अलग है। जो महाग्रंथ हमारा रामायण है, जिस तरह से उसमें श्रीलंका का जिक्र है, वहाँ आज भी अलग अलग जगह में लोग जाकर देखते हैं कि वो रामायण सर्किट जिसको हम कहते हैं, जिसमें वो सीता टेम्पल को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और उसको अच्छे से वहाँ बनाया जाए। और अनुराधापुरम में भी आज जयश्री महाबोधि टेम्पल जो है उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। तो ये लगातार धरोहर को ध्यान में रखते हुए और उस पर आधारित विकास किस तरह से करना है भारत का और भारत के पूरे पड़ोसी क्षेत्र का, ये लगातार नजर आता है। और उसके साथ साथ हम किस तरह से न केवल वहाँ की रीति रिवाजों को, वहाँ के जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, कल्चरल साइट्स हैं, उनको जिंदा रखना चाहते हैं, उनको अपने एक तरह से जहन में लगातार जोड़ के रखना चाहते हैं, बल्कि वहाँ के लोगों को भी। यदि आप वहाँ की परंपराओं को और साइट्स को और पूरे जो रीति रिवाज हैं उनके साथ जुड़ते हैं, तो लोगों के साथ जाहिर है कि आप जुड़ जाते हैं। और जब लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आने वाली सरकारों को लगातार आपस में साझेदारी बनाए रखने में जो है वो न केवल आसानी होती है, पर उनको उस तरफ एक तरह से जाना पड़ता है कि आप हिस्सेदारी बनाए रखें, दोस्ती बनाए रखें, कहीं दूसरी तरफ आपस में आक्रोश या तनाव ना बनाएं। तो सामाजिक तौर पर यदि हम आपस में जुड़ते हैं, जो कोशिश लगातार भारत की विदेश नीति में नजर आती है जी, खासकर पड़ोस में, तो उससे मुझे लगता है कि जो विकास के नए पहल हम लेते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसको प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने में, उसको प्रभावी तरीके से आगे ले जाने में बहुत एक तरह से संभवता जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए ये सोच है कि धरोहर पर आधारित विकास किस तरह से बनाया जाए और भारतीय सोच को आगे लेकर भारतीय विकास को किस तरह से बनाया जाए, वही है उसमें कि तालमेल आपका जब पड़ोस में बनता है, खासकर श्रीलंका से आपका जब उसमें तालमेल बनता है, तो जो ऐतिहासिक धरोहर है, चाहे वो हिंदू धर्म को आप देखें या बौद्ध धर्म को देखें, अलग अलग तरह से जो जुड़ाव है उसको लगातार सामने रखकर और उसको बढ़ाते हुए, उसको जोड़ते हुए विकास करने की जरूरत है। इसलिए आप देखें कि वो अलग अलग मंदिरों में भी जा रहे हैं, वहां भी बिल्कुल ध्यान केंद्रित है उनका, और साथ में ऊर्जा हो, रक्षा हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, वो जो आज की जरूरतें हैं दोनों देशों की, उस पर भी लगातार व्यापार हो, निवेश हो, उन पर भी पूरी तरह से लगातार ध्यान बना हुआ है, ताकि दोस्ती बहुआयामी हो, हिस्सेदारी बहुआयामी हो और उसमें दोनों देशों का लगातार विकास हो। और इसी के चलते आप देखें कि जो कुछ हद तक चिंताएं भी होती हैं भारत की कभी कभी चीन को लेकर, उस पर भी किस तरह की टिप्पणियां वहां के राष्ट्रपति से आनी शुरू हुई हैं। आप देखते हैं कि वो भी एक तरह से जतलाना चाहते हैं कि उनके लिए भारत सबसे ज्यादा अहम हिस्सेदार है, पड़ोसी देश है। इसलिए भारत से जो हिस्सेदारी, साझेदारी बनेगी वो बहुत अलग होगी। उसकी उदाहरण सामने है कि सितंबर में जब राष्ट्रपति देशनायके ने राष्ट्रपति बने, तो उसमें सबसे पहली उनकी यात्रा दिसंबर में भारत में हुई, और वो सबसे पहले किसी यदि विदेशी नेता को मेजबानी करते हैं उनकी, तो वो भारत के प्रधानमंत्री की मेजबानी हो रही है। तो वो तालमेल में बदलाव आने का मुझे लगता है उसके पीछे प्रभाव यही है कि किस तरह से हम इतिहास, दर्शन, धरोहर को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बहुआयामी दोस्ती में आपको लगता है कि बहुत बेहतर रिश्ते
आपस में बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो इतिहास में ही ना कहीं साफ तौर पर नजर आता है कि कैसे आगे बढ़ने का रास्ता हम सशक्त कर सकते हैं। तो विदेश नीति और रणनीतिक सोच जो है भारत की, उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की जो लगातार पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों की जो यात्रा है वो नेबरहुड फर्स्ट नीति को कैसे नए आयाम दे रही है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीलंका के दौरे पे हैं और श्रीलंका के साथ भारत की साझी विरासत नया अध्याय की एक शुरुआत अपने आप में हो चुकी है। प्रधानमंत्री के श्रीलंका दौरे का आज तीसरा दिन है। अभी तक हमने हार्डकोर डिप्लोमेसी के तमाम पहलुओं को देखा है प्रधानमंत्री की इस 2 दिन की यात्रा में, लेकिन आज हम देखें तो कल्चरल कनेक्ट, रिलीजियस कनेक्ट का एक बड़ा आयाम दिखाई पड़ेगा जब अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री श्रीलंका के अनुराधापुरा पहुंचेंगे, जहां पर बौद्ध धर्म को लेकर जो अपने आप में बेहद पवित्र वहां का मंदिर है, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उसके दर्शन करने के लिए। उसके बाद वो तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। इस बीच में 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, जिनसे हम इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा दौर में भारत की पड़ोसी पहले की नीति के तहत किस तरीके से भारत अपने पड़ोसियों के देशों के साथ बेहतरी से संपर्क बनाने और जुड़ने का काम कर रहा है। 2 खास मेहमान सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए, इसके अलावा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिस्टर गोयल, जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले स्वर्ण सिंह जी कर रहे थे वो बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि जो कल्चरल कनेक्ट या रिलीजियस कनेक्ट हमारे पड़ोसी देशों के साथ है, कई बार हमने देखा है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व होता है उनकी यात्रा में उसका जिक्र तो होता है, लेकिन उसको ज़मीन पे उतारने के वो उतने महत्वपूर्ण काम या कदम नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उस दिशा में कई कदम आगे रहते हैं। और अगर हम ये कहते रहे हैं कि साहब सदियों पुराने हमारे संपर्क हैं, धार्मिक हैं, सांस्कृतिक हैं, लेकिन उसके जुड़ाव को पुनर्जीवित करने का काम कैसे किया जाए, आपको लगता है कि वो ये आज की जो प्रधानमंत्री की यात्रा होगी अनुराधापुरा की, वो उसको पुनर्स्थापित करने का एक बड़ा एहसास कराएगी और ये पीपल टू पीपल कनेक्ट को जोड़ने का एक बड़ा आधार भी बनेगी? मिस्टर गोयल, मैं यहाँ पर 1-2 छोटी बातें करना चाहूँगा जो शायद इस विषय को थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेट करें या थोड़ा सा उस पर एक और दूसरा डिमेंशन जोड़ें। देखिए, ऐसा है कि 2 देशों के बीच के जो संबंध हैं उनमें सांस्कृतिक और जो आपने कहा धार्मिक डायमेंशन है ये और जो आयाम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कई बार अगर वो सांस्कृतिक और धार्मिक आयामों को लेकर के देखा जाए, मैं यहाँ पर देशों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन देशों से उनके संदर्भ में उन आयामों से संबंध कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। तो ज़रूरत ये होती है कि जो देश का शीर्ष नेतृत्व है कि वो समझ में ये लाए कि देखते हुए कि इसको कितना पुश करना ज़रूरी है और कहाँ पर ज़्यादा और इसको आगे बढ़ाने से संबंधों में कोई ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है या दरार आ सकती है। तो एक बैलेंस बना करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये, क्योंकि देखिए कोई भी देश हो उसका एक अपना इंडिपेंडेंट सॉवरेंटी है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ये। वो बिल्कुल ये चल कर के हम ये नहीं समझ सकते हैं कि वो कि हमारे दायरे में रहेंगे, उनका अपना एक अलग एजेंडा होता है। तो उस एजेंडे के तहत अगर हम किसी भी विषय को लेकर के ये जाहिर करें कि हम लोग बिल्कुल एक तरह से जुड़वा भाई बन गए हैं, तो वो ठीक नहीं रहता है। ये मेरी समझ की बात है ये।
तो श्रीलंका के केस में अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि एक जो सही बैलेंस बन रहा है इस समय कि सांस्कृतिक और धार्मिक आयामों को लेकर के भी ठीक बैलेंस तौर पर उसको बढ़ाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि जो आजकल के दौर में हमारे संबंध हैं उसमें श्रीलंका की ज़रूरत क्या है, वो ज़रूरत हम कैसे पूरी कर सकते हैं, और श्रीलंका को जो हमारे हित हैं उसके बारे में उसकी क्या समझ है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं, ये अलग अलग करके देखना इनको कई बार बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे कि कल अगर बातचीत के दौरान हमने सिक्योरिटी की बातचीत करी, हमने बातचीत करी कि एनर्जी सिक्योरिटी क्या है श्रीलंका, इसी संदर्भ में हमने वहाँ पर प्रिंकोमाली यूएई का एक जो कनेक्टिविटी हब बनवाया वो बन रहा है, वो एक बहुत अहम कदम है। हमने सिक्योरिटी के तहत पर भी एक खबर आई है कि हमारा जो एक इंडियन शिप है उसके ऊपर 9 देशों के नौसेना के जवान वहाँ पर रहेंगे ताकि इकट्ठा मिलकर भारत की नेवी के साथ में आगे कोऑर्डिनेट करेंगे। वो एक बहुत ज़रूरी कदम है। श्रीलंका का गुस्सा है, श्रीलंका एक जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है वो बहुत ज़रूरी बात है, उसका जिक्र कल हुआ है। ये तो मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें कंटेम्परेरी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट उसको अगर हम देखें कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत सीमेंट के तौर पर काम करेगी उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन अकेली वो काफ़ी नहीं है। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल संस्कृति से इतर और भी नए क्षेत्रों की अगर हम बात करें, संस्कृति से आगे बढ़ते हुए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर भी यहाँ पर काफ़ी जोर है प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर। लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के लिहाज से आज का दिन काफ़ी खास है, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे प्राचीन शहर अनुराधापुरा का वो वहाँ पर दौरा करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। जो बौद्ध धर्म की साझा विरासत है भारत और श्रीलंका के संबंधों को कैसे मजबूत करती हुई नजर आती है, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस जयश्री महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री करने जाएंगे उसका जो भारत का कनेक्ट है गया से वो भी साफ है, और साथ ही क्या धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो भी भारत और श्रीलंका के रिश्तों को क्या एक नई धुरी बन सकता है। अब देखें कि कुछ वर्षों से पूरी कोशिश है भारत की कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ा जाए। उसके सीधे 2 नतीजे निकलते हैं। एक तो यह है कि वो आर्थिक विकास में और पूरे क्षेत्र के विकास में सहायक होता है जब पर्यटन बढ़ता है। दूसरा मुझे लगता है जो और भी अहम पहलू उसका है वो ये कि आम जनमानस की जो जागरूकता है अपनी धरोहर के प्रति, अपने परंपराओं के प्रति, अपने जो सभ्यता है, अपना जो धर्म है, अपनी जो सोच है, उसके प्रति जो नागरिकों की जागरूकता बढ़ती है तो उनका राष्ट्रवाद मुझे लगता है कि और भी अच्छे से उजागर होता है, क्योंकि समझ आती है कि अपना इतिहास, अपना जो परंपराएं हैं वो किस तरह से हैं, और उनको लगातार उनको एक तरह से पुनर्जन्म देने की ये कोशिश है। तो ये न केवल भारत में ही आपने एक के बाद एक उदाहरण देखा है, बल्कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं विदेश में, चाहे वो जापान की यात्रा हो, भूटान की, नेपाल की, अब श्रीलंका की, तो लगातार वो इस तरह के स्थलों की यात्रा करते हैं, कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बैसाख दिवस पर श्रीलंका में हो। आपको याद होगा 2019 की यात्रा, और ऐसे अवसरों पर वो किस तरह से वहां जाकर बौद्ध धर्म के स्थलों पर भिक्षुकों से मिलते हैं, बात करते हैं। इस बार यात्रा में भी कहा गया कि कुछ बुद्धा के जो रेलिक्स हैं वो इस बार आने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैसाख दिवस पर वो श्रीलंका पहुंचाए जाएंगे। तो ये जो लगातार कोशिश है परंपराओं को जोड़कर लोगों से तालमेल बनाने की, मुझे लगता है ये लगातार नजर आती है प्रधानमंत्री की यात्राओं में। और खासकर जब पड़ोस में हम बात करते हैं तो वो लगातार कोशिश करते हैं कि ऐसे धर्म स्थलों पे वो जरूर यात्रा करें, भारतीय मूल के नागरिकों से वहां लगातार वो संबोधन करें, मिले उनसे। तो यही है कि जो समाजों में, जो परंपराओं में आपस में तालमेल बनाने की, साझेदारी बनाने की और अपने इतिहास के बारे में जागरूक रहने की और लोगों को जागरूक करने की जो कोशिश है, वो विकास में तो योगदान उसका है ही, और मुझे लगता है कि अपने राष्ट्र पर गर्व होने की और अपने राष्ट्र के इतिहास की जानकारी होने में भी आम जनमानस को जागरूक करने की उसके प्रति, और अपने क्षेत्र में किस तरह से जुड़ा हुआ है भारत सामाजिक तौर पर, इतिहास के तौर पर, दर्शन के तौर पर, संस्कृति के तौर पर, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आधारभूत होता है कि किस तरह से आप विकास को और रिश्तों को आगे बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में।
और ये प्रधानमंत्री की यात्राओं में मुझे लगता है ये सोच लगातार आपको देखने को मिलती है। इसीलिए जो सॉफ्ट पावर का जिक्र पश्चिमी देशों में अक्सर होता है, तो हमारा तो सॉफ्ट पावर हजारों साल पहले से ही शुरू हो जाता है कि उसमें जो इतिहास है, संस्कृति है, दर्शन है, सोच है, वो हमेशा से बहुत ही प्रभावी रहे हैं भारत के इतिहास में। और किस तरह से आज वो साफ नजर आते हैं भारत की विदेश नीति को दिशा निर्देशन देते हुए। और लगातार प्रधानमंत्री की यात्राओं में हम देखते हैं कि उन सभी स्थलों की यात्राएं होती हैं, वहां पर किस तरह से आधारभूत ढांचे जो हैं उनको एक तरह से उनका फिर से उनको तैयार करना है, उनका बचाव करना है, उनको एक तरह से पर्यटन से जोड़ना है। ये लगातार कोशिश है और इसीलिए आज की यात्रा, आज इतवार की जो रविवार की यात्रा हो रही है प्रधानमंत्री की अनुराधापुरा में, खासकर उसमें जय श्री महाबोधि टेम्पल का जो इनॉग्रेशन है वो बहुत उसका अहम हिस्सा है और उसका महत्व है आपस में रिश्तों को अच्छे से सुदृढ़ बनाने में। बिल्कुल। और जो पूरे विश्व में इस वक्त जो भारतवासी भी मौजूद हैं वो भी इस पीपल टू पीपल कनेक्ट को और भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो हाल की यात्राएं रहे उनका भी जिक्र यहाँ पर हम लगातार कर रहे हैं। एम्बेसडर गोयल, जिस तरह से हमने बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले कि जो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है भारत की, कैसे उसे नया आयाम यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक नई ताकत यहाँ पर मिल रही है प्रधानमंत्री की जो हाल की 3 देशों की यात्रा रही है। कैसे आपको लगता है कि आपने अहम जो समझौते हो रहे हैं संस्कृति इतर उनका भी जिक्र किया, कैसे आपको लगता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी निर्णायक मौजूदगी यहाँ पर एक तरह से दर्ज कराता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है भारत? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है यहाँ पर ये, और जो भारत की प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है थाईलैंड के लिए, बिम्स्टेक की जो बात करी है हमने ये, और श्रीलंका के जो विजिट हुई है उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा विषय है सोचने के लिए। अगर हम भारत की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति का जिक्र करें तो विदेश नीति के चलते हुए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो मेन चैलेंजेस हमारे क्या हैं, और अगर हम चैलेंजेस से बात करें, उन चैलेंजेस को जो डील करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी नेबरहुड, हमारे आसपास के क्षेत्र में हम सुदृढ़ हो, सिक्योरिटी बनी रहे, ताकि हम उसको अपने जो नेबरहुड के एरिया की चिंता कम करके जो बाकी जो हमारे हितों के क्षेत्र हैं उनको देखा जाए। तो ये छोटा सा एक मैंने खाली कंटेक्स्ट इसलिए दिया कि जब हम बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट, तो नेबरहुड फर्स्ट में 2 चीज़ें हैं। एक तो सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी नेबरहुड हो वो हमारे साथ हो, हमारी चिंताओं को समझे, हमारे जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनको देखते हुए आगे अपनी विदेश नीति को बढ़ाएं। तो एक तो वो सिक्योरिटी की और उन रिलेशंस की बात है ये, और दूसरी बात ये है कि अगर हमारे को इकोनॉमिकली आगे डेवलप करना है तो ये ज़रूरी है कि जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ भी आर्थिक और व्यापार के लिहाज से डेवलपमेंट हो। अगर डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं होगी, वहाँ पर कम होगी, हमारी ज़्यादा होगी, तो फिर ये रिस्क हमेशा बना रहेगा कि वहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे या काफ़ी सारे चैलेंजेस बने रहते हैं ये। तो एक जो इंटरलिंक्ड डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़रूरी बन जाती है। और इसीलिए अगर हम देखें एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिकली ये है कॉमन डेवलपमेंट, लिंक डेवलपमेंट, प्रोग्रेस हमारी जो है साझेदारी में रहे, ताकि हम इकट्ठा ग्रो करें और इकट्ठे हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में भागीदार बने। एक तो वो विषय। बिम्स्टेक को अगर देखा जाए, बिम्स्टेक मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन है, उसमें मल्टी सेक्टर में इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल तो है ही, लेकिन जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट बिम्स्टेक का एक सेंट्रल पार्ट है ये उन्होंने किसी और विषय में कहा था, लेकिन सही बात ये है कि अगर बिम्स्टेक को आगे डेवलप करना है, अगर हम ज्योग्राफिकल उसका लेआउट देखें, जब तक नॉर्थ ईस्ट उसमें शामिल इकोनॉमिकली नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक गैप रहेगा। जैसे आप बात करें इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, उसके लिए बिना नॉर्थ ईस्ट के कुछ होगा नहीं जी। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर वही पार्ट है, इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रैटेजी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्वाड की अगर बात करें तो क्वाड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं हम जानते हैं कहाँ से चैलेंजेस है ये। तो ये उनको देखते हुए सबको ये एक इंडो पैसिफिक साउथ ईस्ट एशिया बिम्स्टेक
एक हमारी जो एक इंटीग्रेटेड फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ पीपल, सागर की बात करी, महासागर की बात करी, एक ये बहुत ज़रूरी विषय बन जाते हैं ताकि हम अपना जो एक विकास है उसको कहते हैं कि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर देखें बजाय किसी एक छोटे छोटे पार्ट की तरह। बिल्कुल कम्प्रिहेंसिव तरीके से देखना पड़ा क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। हमारे ऐतिहासिक रिश्तों का एक बड़ा सुंदर आधार है। तो मौजूदा वक्त की चुनौतियों के साथ में भविष्य कैसे बेहतर हो उस दिशा में मिलकर प्रयास करने की जरूरत होगी। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। न सिर्फ भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर बल्कि पड़ोसी मुल्कों के साथ भी ये बात या कहा जाए ये मंत्र साफ तौर से दिखाई पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो ये मेहमानों के साथ चर्चा जारी रहेगी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दृश्य है महापुरा पहुंचने को लेकर वो भी हमको मिलेंगे, किस तरीके से वहां पे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तमाम चीज़ों को हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीलंका के दौरे पे हैं और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री अनुराधापुरा पहुंचेंगे और हमारे सहयोगी संवाददाता दिव्येंदु मंडल भी हमारे साथ इस वक्त श्रीलंका के अनुराधापुरा से ही जुड़ गए हैं जहां पे प्रधानमंत्री की अब से कुछ देर में मौजूदगी होगी। दिव्येंदु, एक तो यही कि कितनी देर बाद प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, वो पहुंचने वाले हैं, और आज के कार्यक्रम को लेकर थोड़ा सा बताइए किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला आज प्रधानमंत्री का। दिव्येंदु। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही मिनटों में अनुराधापुरा में लैंड करने वाले हैं। यहाँ का जो नेवल एयरबेस है, जो स्लैफ नेवल एयरबेस है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही इनफैक्ट 4 से 5 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और फिर नेवल एयरबेस से प्रधानमंत्री की कारकेड, जो यहाँ के अनुराधापुरा की जो सबसे रिवियर्ड और सबसे रिस्पेक्टेड टेम्पल है, जो कि जय श्री महाबोधि टेम्पल है, वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पे जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये महाबोधि ट्री है वहाँ पे अपना पूजा करेंगे। यहाँ के जो मुख्य मंक है, बुद्धिस्ट मंक है, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद जो यहाँ के 3 या 4 मुख्य मंक हैं उनके साथ महाबोधि टेम्पल के अंदर प्रवेश करेंगे और वहाँ पे प्रवेश करने के बाद जो सबसे पहला लेवल है महाबोधि ट्री का, जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी है, वहाँ पे जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अरुणा कुमार दिसानायके दोनों मिलकर और यहाँ के जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पे पूजा करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुराधापुरा में दूसरी बार दौरा है। 2015 में भी नरेंद्र मोदी अनुराधापुरा आए थे और इसी मंदिर में उन्होंने पूजा भी की थी, बट दोबारा 2025 में ऑलमोस्ट 10 साल बाद यहाँ पे दोबारा आ रहे हैं और कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय श्री महाबोधि टेम्पल में पूजा करते हुए, आपको विजुअल्स भी मिलेगा। सो ये विज़िट अनुराधापुरा का बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि ये दोनों देशों को जोड़ती है कल्चरल स्पिरिचुअलिटी और जो कल्चरल हेरिटेज है इंडिया और श्रीलंका का, जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है इंडिया और श्रीलंका का, इन दोनों से बहुत करीब जोड़ती है क्योंकि बुद्धिज़्म का जो जन्म हुआ था वो भारत में हुआ था और जो ये महाबोधि टेम्पल है वहाँ पे जो पीपल का पेड़ है जो एम्परर अशोक की बहन संघमित्रा ने बोध गया से श्रीलंका में लेके आए थे और यहाँ पे उस ट्री को लगाए थे और फिर उसके बाद इस ट्री को फॉर जेनरेशंस 2500 साल तक
इस ट्री को प्रोटेक्ट किया गया है। और यहाँ की जो बुद्धिस्ट है, और इनफैक्ट बुद्धिस्ट दुनिया भर के जितने भी बुद्धिस्ट है वो सब लोग अनुराधापुर को बहुत ही रिवियर्ड और बहुत ही खास एक स्पिरिचुअल हेरिटेज साइट के हिसाब से मानते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा एक दोबारा एक रीअश्योरेंस होगा टू बोथ श्रीलंका और इंडिया और बुद्धिस्ट कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड को कि इंडिया रिलीजियस प्रोटेक्शन और रिलीजियस एथनिक प्रोटेक्शन ऑफ श्रीलंका's बुद्धिस्ट के लिए कमिटेड है, और बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करना और रिस्पेक्ट करना भी इंडिया काफ़ी कमिटेड है। बिल्कुल दिव्येंदु, यहाँ पर अनुराधापुरा जो है जी दिव्येंदु, अनुराधापुरा जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में है, और इस प्राचीन राजधानी एक बार फिर सुर्खियों में आई है प्रधानमंत्री की यात्रा के चलते। किस तरह से आप वहां पर उत्साह देख रहे हैं, जिस विश्वास के साथ प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, और जैसे श्रीलंका के जो तमाम धार्मिक स्थल है उनको भी एक तरह का समर्थन और उनके रिस्टोरेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिस तरह का आश्वासन और वादा किया गया था, उस लिहाज से भी, और वहाँ जो मौजूद वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच भी किस तरह का उत्साह है प्रधानमंत्री के वहां पर पहुंचने के लिए? देखिए जया, जो श्रीलंका के आम नागरिक है, हम यहाँ पे पिछले 3-4 दिन से हैं, हम काफ़ी लोगों से बात किए हैं, और सबका यही कहना है कि इंडिया उनका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, बोथ इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल क्लोजनेस और जो दिल मतलब जो लोगों की दिल से दिल जुड़ाव है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये भी बहुत बड़ा है। यहाँ के लोगों का यही कहना है, और उन लोग श्रीलंका के लोग इंडिया को अपना इनफैक्ट सबसे क्लोजेस्ट दोस्त इसीलिए भी मानते हैं क्योंकि जब 2020 में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो इंडिया, आपको याद होगा कि सबसे पहला देश था जिन्होंने विदाउट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन लगाए बिना श्रीलंका को आर्थिक मदद की थी। तो उसके बाद से श्रीलंका के लोगों के बीच में इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट, काफ़ी ज़्यादा प्यार बढ़ा है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है, ये हिस्टोरिकल सिटी अनुराधापुरा में, इससे भी, इस दौरे से भी लोगों के बीच में, इनफैक्ट जब मैं यहाँ के जो चीफ मंक्स हैं उनसे भी बात किया हूँ, जो इनके जो यहाँ के महाबोधि टेम्पल है उनके, और यहाँ के जो एक टूथ रेलिक टेम्पल है रुआना सेलिया टेम्पल, वहाँ के चीफ मंक भी यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो श्रीलंका के प्रति प्यार है वो वो दिखता है, क्योंकि 2020 में जो आर्थिक मदद किया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरी बार दौरा है अनुराधापुरा में, जो कि एक एंशिएंट कैपिटल भी रह चुका है श्रीलंका का, और एक बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट के नज़ारे से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है। तो देयरफॉर यहाँ का विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक दोबारा एक संकेत यही देता है कि इंडिया और श्रीलंका का खाली डिप्लोमेटिक रिलेशन ही नहीं है, बल्कि एक कल्चरल हेरिटेज, पीपल टू पीपल कनेक्ट भी है। दिव्यांग, क्योंकि प्रधानमंत्री अनुराधापुरा पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे कल्चरल और रिलीजियस कनेक्ट तो हम देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का अन्य भी कार्यक्रम का है, जिसमें रेलवे को हरी झंडी दिखाने को लेकर या अन्य विकास योजनाओं को लेकर, क्योंकि हमने कल भी देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति एक साथ संबोधन दे रहे थे तमाम समझौतों पर ज्ञापन के बाद में, उस समय इस बात का जिक्र आया कि जो श्रीलंका के तमाम धार्मिक स्थल हैं उन पे रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाने में भारत मदद करता नजर आएगा। तो वो एक विकास को लेकर भी, विकास और विरासत को लेकर भी आज के प्रधानमंत्री के अनुराधापुरा के इस दौरे में क्या और कार्यक्रम रहने वाले, जरा उसके बारे में भी विस्तार से जिक्र कीजिए दिव्येंदु। देखिए, प्रधानमंत्री महाबोधि टेम्पल में पूजा करने के बाद यहाँ अनुराधापुरा रेलवे स्टेशन में आएंगे, और मैं अभी अनुराधापुरा रेलवे स्टेशन में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेलवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट और रेलवे ट्रैक का जो प्रोजेक्ट है, जो हमारे रेलवे मंत्रालय के तहत जो इरकॉन है, उन्होंने ये रेलवे प्रोजेक्ट को हैव ब्रॉट, मतलब ये रेलवे प्रोजेक्ट को उन्होंने पूरा किया है, और 6 से 9 महीने के भीतर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये माहो अनुराधापुरा के बीच का प्रोजेक्ट है, जो कि कोलंबो, जो कैपिटल सिटी है श्रीलंका का, उससे जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका है तक, जो कि जाफना तक जाता है, वहाँ जो ये पर्टिकुलर स्ट्रेच को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट कैरी आउट किया गया था। ये फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट है, जो कि करीब 128 से लेके
ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की जो रेलवे ट्रैक है उसको नया तरीके से बिछाया गया है। जो हमारे इंडिया में जो मॉडर्नाइज्ड रेलवे ट्रैक्स होता है जिसमें हाई स्पीड ट्रेन्स चल सकती है, वो श्रीलंका में नहीं था। अब इंडिया की मदद से और इंडिया की लाइन ऑफ क्रेडिट असिस्टेंस के थ्रू इरकॉन ने ये प्रोजेक्ट को नतीजा दिया है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है रिकॉर्ड टाइम, ऑलमोस्ट 9 महीने के टाइम में। अभी मैंने CMD इरकॉन से भी बात किया था, उन्होंने भी यही कहा है रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुआ है ये प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के बाद आफ्टर द कंप्लीशन आज जो प्रधानमंत्री यहाँ पे जो रेलवे इनॉग्यूरेट करेंगे यहाँ से आप देखेंगे कुछ ही समय बाद करीब 10:15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से जो रेलवे एक ट्रेन को भी फ्लैग ऑफ करेंगे। तो जिस ट्रैक पे वो ट्रेन चलेंगे वो हमारे भारत के इरकॉन ने उस ट्रैक को बनाया है। और इस ट्रैक को बनाने के बाद जो डिस्टेंस है कोलंबो से लेके अनुराधापुरा, जो कि लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे, अब वो घट के 3 घंटे से भी कम में ये डिस्टेंस पूरा किया जा सकता है। और क्योंकि ये डिस्टेंस पहले जो यहाँ पे ट्रेन चलती थी वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती थी, क्योंकि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैक इतना एडवांस्ड और डेवलप नहीं थे। बट अभी जो इरकॉन ने ट्रैक बनाया है वो उसमें ट्रेन 120 से 130 किलोमीटर पर आवर में चल सकती है। तो इससे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और जब डिस्टेंस कम हो जाएगा टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा। इसी से यहाँ के लोग भी काफ़ी खुश है कि जो कैपिटल सिटी है उसको काफ़ी जल्दी जोड़ दिया गया है, जो इनका एंशिएंट कैपिटल सिटी है अनुराधापुरा से। इसके बावजूद इनफैक्ट इसके बाद एक और प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे, वो है अपग्रेडेशन ऑफ द सिग्नलिंग सिस्टम। जो यहाँ की सिग्नलिंग सिस्टम है वो काफ़ी पुराने दशकों के थे, बट अब जो मॉडर्नाइज्ड ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम है उसको भी इनॉग्रेट करेंगे, वो भी इरकॉन ने बनाया है। तो कुल मिलके अनुराधापुरा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 रेलवे प्रोजेक्ट कुछ ही समय बाद श्रीलंका की जनता के लिए और अनुराधापुरा की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे। दिव्येंदु, आप हमारे साथ बने रहिए। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी इस विषय को और आगे हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, क्योंकि हमारे सहयोगी दिव्येंदु मंडल इस वक्त अनुराधापुरा श्रीलंका में मौजूद है, उन्होंने सीधे तौर पर रेलवे परियोजनाओं का जिक्र किया। भारत किस प्रकार से विकास को गति दे रहा है, और ऐसा विकास जिससे श्रीलंका के आम नागरिक की जिंदगी में बेहतरी आएगी। हम कल और परसों बीते 2 दिनों में भी आपसे लगातार प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। भारत श्रीलंका में वहाँ की आम जनता के लिए उनके सर पे छत देने के लिए घर बनाने की बात हो, उनके स्वास्थ्य की चिंताओं के लिए अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस सर्विसेज को आगे मजबूत करने की बात हो, या फिर रेलवे के प्रोजेक्ट से उनकी रफ्तार को, कनेक्टिविटी की रफ्तार देने की बात हो, हर जगह आम व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपको लगता है कि ये किस तरीके से दोनों देशों की आवाम को जोड़ता नजर आएगा, और श्रीलंका की इस विकास यात्रा में भारत के इस योगदान के मायने क्या है? सबसे पहले जो भारत के इस तरह के अलग अलग क्षेत्र में योगदान को प्रभावी बनाता है और दर्शाता है, वो ये कि पहले भारत अपने समाज में उस तरह का पहले उदाहरण तैयार करता है। तो जैसे आपने देखा कि वंदे भारत जो हमारी नई रेल है वो कई शहरों को आज जोड़ती है, और वो ठीक 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी होती है। ठीक वही तकनीक, अब उस तरह की तकनीक जो है वो, या सिग्नलिंग, वो श्रीलंका को भारत दे रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे परियोजना बनी कि सबके लिए घर होना चाहिए भारत में, उसी तरह से पहले भी कई घर बना चुका है, और अभी और 10,000 इस तरह के घर बनाने की एक तरह से प्लेज लिया गया, कहा गया कि 10,000 और भारत घर बनाएगा इस तरह से। तो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो एनर्जी ट्रांजिशन की फिर बात हो, जो पर्यावरण को लेकर चिंता है, उसमें भी भारत पहले अपने यहाँ सोलर पावर को बढ़ाता है, और फिर उस तरह से दूसरे देशों में जाकर सोलर पावर को अपने उदाहरण को दिखाकर वहाँ भी वो कार्यान्वित करना चाहता है। तो जो विकास है उसमें मुझे लगता है भारत सबसे पहले उदाहरण अपने घर में तैयार करता है, और फिर वही उसको उसका रेप्लिकेट करता है दूसरे देशों में जाकर। और ये जो धार्मिक स्थलों को एक तरह से सोलर एनर्जी से जोड़ने की वो कोशिश है, वो बड़ी अच्छी एक तरह से उदाहरण है कि आपके जो धरोहर है, इतिहास है, उसको आज की जो जरूरतें हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं,
उनके साथ कैसे जोड़कर फिर से उनको एक तरह से प्रभावी और जीवित बनाया जाए। और आप देखें लगातार जब आप अलग अलग श्रीलंका के धर्म स्थलों पर जाते हैं तो वहां के लोग, वहां के बौद्ध धर्म के भिक्षु बड़ी श्रद्धा से आपको बताते हैं कि भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध, आप जैसा भी उनको संबोधन देना चाहें, वो मानते हैं कि अपने भिक्षुओं के साथ वो सचमुच में श्रीलंका की यात्रा पर आए थे और वहां अलग अलग स्थल है। ठीक इसी तरह से सिंह जी, आपको विनम्रता से रोकना चाहेंगे। कुछ तस्वीरें हमारे पास में अनुराधापुरम से इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के नेवल बेस पे पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। वो तस्वीरें हमारे पास आई, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री अनुराधापुरा के नेवल बेस पे पहुंचे हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री को श्रीलंका की एयरफोर्स के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मौजूदगी और प्रधानमंत्री का स्वागत सत्कार किया गया। और जिन तस्वीरों का हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे वो तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने, और उत्तरी प्रोविंस के गवर्नर की मौजूदगी भी यहाँ पर है और प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हमने कल भी देखा राजकीय सम्मान के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत इस्तकबाल हुआ था कोलंबो में इंडिपेंडेंट स्क्वायर पे, जहाँ पे राष्ट्रपति श्रीलंका के मौजूद थे। उसके साथ साथ अब इस वक्त अनुराधापुरा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी, जहाँ पर रेड कारपेट एक तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल में और उनका स्वागत किया गया है। और यहाँ से प्रधानमंत्री पहुँचेंगे श्री जया महाबोधि मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री का आज का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बिल्कुल, तो अनुराधापुरा नेवल एयर बेस पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और उनका बेहद भव्य वहां पर स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है श्रीलंकन एयर फोर्स के जरिए। और नॉर्दर्न सेंट्रल प्रोविंस के गवर्नर भी और साथ ही साथ श्रीलंका के कई गणमान्य लोग भी वहां मौजूद हैं। अनुराधापुरा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और आज जिसे श्रीलंका कहते हैं ये उसकी 1000 से अधिक वर्षों तक राजधानी वो रही है। बेहद प्राचीन इसका इतिहास है और एक बार फिर ये सुर्खियों में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ पहुँचने के चलते। किस तरह से इसका इतिहास भारत के सदियों पुराने इतिहास के साथ मेल खाता हुआ भारत और श्रीलंका के रिश्तों को एक नई आयाम दे रहा है, एक नई ऊंचाई दे रहा है। इसी की एक झलक देखेंगे आज हम प्रधानमंत्री के इस दौरे के चलते। श्रीलंका में जो उनका आखिरी दिन है, श्रीलंका की प्राचीन राजधानी के समृद्ध इतिहास की एक झलक आज हमें नजर आएगी। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अनुराधापुरा में, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ श्री महाबोधि मंदिर का भी दर्शन करेंगे। यकीनन उनकी यात्रा के दौरान द्वीप राष्ट्र की ये प्राचीन राजधानी के समृद्ध इतिहास को एक बार फिर जानने का प्रयास यहाँ पर पूरा विश्व करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें अनुराधापुरा से, श्रीलंका से, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। मिस्टर गोयल, आप इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आ रहे हैं, क्योंकि सांस्कृतिक या धार्मिक कनेक्ट के साथ साथ कैसे संबंधों को एक नया आयाम देना है, उसको नए तरीके से पुनर्जीवित करना है, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। देखिए, सांस्कृतिक आयाम से पहले मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि यादें कुछ आ जाती हैं। ये शायद आपको काफ़ी साल पहले जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वो श्रीलंका के दौरे पर थे, जब IPF का वहाँ पर ये स्टेशनिंग की गई थी, उसके बाद में एक जो लोगों के, जो श्रीलंका के लोगों के मन में क्षोभ था, गुस्सा था, और उस तरह पर जो एक हालत थी जब ये घटना घटी थी ये कि उनके कंधे की तरफ जी किसी ने बंदूक का वो बट मारा था। ये तो मैं देख रहा हूँ, एक वो पल था और एक ये पल है कि दोनों पलों में कितना फ़र्क है। ये तब वहाँ पर जो श्रीलंका के लोग थे उनके मन में भारत के लिए क्या भावना थी और अब क्या भावना है, क्या आदर है। ये मेरे ख्याल है कि इन जो 2-3 दशकों में जितना बदला है ये, वो एक अध्ययन करने की ज़रूरत है कि श्रीलंका और भारत के बीच के संबंध उस घटक से निकल करके अब तक कितने बेहतर हो चुके हैं और कितने एक तरह से म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं। दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, दोनों के लिए मन में सम्मान है। ये क्षण याद दिलाते हैं कि कितना कुछ बदल चुका है ये। तो इसमें अगर मैं संस्कृति की बात करूं तो जैसे कि पहले बात हो रही थी, और संस्कृति और जो बाकी संबंध हैं आप उनको अलग अलग करके ना देखें। तो जैसे कि बात हो रही संस्कृति का आधार बना करके लोगों से मेल बढ़ाना, उनके मन में एक भावना जागृत करना कि हम एक हैं और इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं।
जिसका एग्जांपल आप ये रेलवे लाइन का जो अपग्रेडेशन है उसमें देख रहे हैं जी। सिग्नलिंग का अपग्रेडेशन देख रहे हैं। तो ये सब मिलजुल कर के मेरे को तो खास तौर पर एक विश्वास दिला रहा है कि अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो एक नया अध्याय भारत और श्रीलंका की जो साझी विरासत है, रिलेशन है, एक ये नया अध्याय शुरू हुआ है ये। जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, यहाँ पर जो अनुराधापुरा है वो कह सकते हैं श्रीलंका की सबसे प्राचीन राजधानियों में से एक है और प्राचीन श्रीलंका की सभ्यता के भग्नावशेष भी यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। लगातार प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है कि हम अपने इतिहास को संरक्षित करेंगे, इतिहास को समझेंगे, जानेंगे, युवा पीढ़ी को उस इतिहास के दर्शन कराएंगे, तभी हम विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो विजन है ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। भारत से बाहर निकलकर जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ के इतिहास से भी भारत के जो इस कनेक्ट को पूरी दुनिया से दर्शन कराने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण हम देख रहे हैं। और जो आज प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, जो पवित्र शहर अनुराधापुर में वो पहुंच रहे हैं, साथ ही जो जयश्री जो जया महाबोधि मंदिर है उसको लेकर भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उसका जो कनेक्ट है गौतम बुद्ध से जुड़ी सबसे करीबी प्रमाणित एक जीवित कड़ी के रूप में हम उसको देखते हैं। किस तरह से देखते हैं इसको, और प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं, यकीनन उत्साह बहुत ज़्यादा है। कैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में और ये तस्वीरें काफ़ी लंबे समय तक हमें याद रहेंगी। बिल्कुल जया जी, आज अनुराधापुर के ये जय श्री महाबोधि मंदिर में जो भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम देखेंगे वो अपने आप में एक तो इतिहास को जोड़ता ही है, और उसका असर जो अभी जिक्र हो रहा था कि किस तरह से पूरा बदलाव आया है भारत के रिश्तों में श्रीलंका के साथ। एक समय था जब वहां के राष्ट्रपति प्रेमदासा चुनाव लड़े थे इस बात पर कि वो भारतीय पीस कीपिंग फोर्स को वहां से निकालेंगे देश से, और इस यात्रा में आप देखें कि भारत के प्रधानमंत्री आईपीकेएफ का जो वहां मेमोरियल है वहां श्रद्धा अर्पण करने जाते हैं। ठीक उसी तरह से उसी राष्ट्रपति प्रेमदासा के बाद आप प्रधानमंत्री आज की अपोजिशन लीडर जो सजित प्रेमदासा है उनसे मिलते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह से सभी दल श्रीलंका के जो है वो भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। तो बिल्कुल पूरा यू टर्न जिसको कहते हैं वो नजर आता है 90 के दशक से आज, वो बिल्कुल बदला हुआ जो परिपेक्ष है। और उसमें यदि आप किसी खास एक कारण को ढूंढना चाहते हैं तो मुझे लगता है यही कि लगातार अपने संस्कृति को, समाज को, इतिहास को, धरोहर को जोड़कर जब आप सामरिक, आर्थिक और अलग अलग तरह से क्षेत्रों में हिस्सेदारी बनाते हैं तो मुझे लगता है वो ज्यादा मजबूत दोस्ती बनती है आपस में। और इसीलिए ये लगातार जो ध्यान केंद्रित है कि किस तरह से विकास की और तो शुरुआत हो, पहल हो नए नए, और उसके साथ साथ जो धरोहर है, सभ्यता है जो जोड़ती है हमें, वो चाहे हिंदू धर्म के अलग अलग स्थल हो या बौद्ध धर्म के अलग अलग स्थल हो, किस तरह से भारत लगातार उनको फिर से जीवित रखना चाहता है और अति आधुनिक तकनीक से जोड़ना चाहता है। यदि कुछ और तरह की नई तकनीक से उनको और अच्छे से पेश किया जा सकता है तो उसकी और लगातार जो कोशिश है भारत की, मुझे लगता है उसकी वजह से आज लगता है कि सभी दल, जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो एक समय में नाराज भी थे भारत से, आज वो सभी दल, राष्ट्रपति देसानायके के बारे में ही ये कहा जाता था कि 80 के दशक में उनका दल काफी आक्रोशित था, वो उनका आक्रोश जाहिर था भारत के प्रति, पर आज वो सबसे पहले यात्रा भारत में करते हैं, भारत से तालमेल बनाना चाहते हैं सबसे पहले। और ये जो बदलाव है मुझे लगता है उसके पीछे यही है कि आपकी जो विदेश नीति की सोच है उसमें इस तरह का परिवर्तन आया है कि आप हिस्सेदारी जिन जिन क्षेत्रों में बनाना चाहते हैं उसका आधारभूत आपका आपस में जो प्रेम है, जो लगाव है, जो इतिहास में जुड़ाव है, वो सब उसका आधारभूत होना चाहिए। और जब वो आधारभूत होता है वो जाहिर है कि अलग अलग क्षेत्रों में दोस्ती को आगे बढ़ाता है, हिस्सेदारी आगे बढ़ाता है, इसीलिए महत्व बढ़ जाता है। आप देखें कि राष्ट्राध्यक्षों का, खासकर बड़े देशों का, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके समय की बहुत महत्व होता है। मिनट टू मिनट उनका किस तरह से टाइम टेबल बनेगा वो उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। तो कितना समय वो किस बात पर अपना निवेश करते हैं, एक तरह से वो उसको बड़ा सोच के उसको तैयार किया जाता है कि उनकी यात्रा का पूरा कार्यकलाप क्या होगा। इसलिए यदि वो
ये ध्यान केंद्रित करते हैं कि भिक्षु मिलते हैं, मंदिरों में जाते हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों से मिलते हैं, भारतीय मूल के लोगों से मिलते हैं, वहां के इंटेलेक्चुअल्स के साथ मिलते हैं। आप देखें 1996 की जो स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम थी श्रीलंका की, जिसने विश्व कप जीता था, उससे भी वो मिलते हैं। तो ये जो कोशिश है वो बहुत ही एक तरह से मुश्किल तो है, इतने सारे बातों को एक तालमेल बनाना, उसमें इतने सारे लोगों से मिलना, इतना जो टाइट शेड्यूल है उसको फॉलो करना। पर उसके नतीजे भी सामने हैं कि 90 के दशक में जब अभी जिक्र हुआ कि नाराजगी थी कुछ श्रीलंका में भारत को लेकर, और आज भारत को सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा पड़ोसी देश के नजरिए से वो न केवल देखते हैं, वो प्रदर्शित भी करते हैं इस चीज को। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव पूरा जो नई सोच विदेश नीति में है उसी का नतीजा है ये। बिल्कुल। एम्बेसडर गोयल, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका गए थे और आज 2025 ये जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, किसी देश के जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, उसका जो वर्चस्व है, जो अपनी बाहें फैलाने का एक प्रयास है, उसके बीच कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत एक नए तरह की रणनीतिक कह सकते हैं गढ़ को गढ़ता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है? आपने जो सवाल पूछा है, आप काफी गहरे सवाल पूछ रहे हैं। एक रणनीतिक समीकरण जो बदलते हुए दिख रहे हैं, कैसे उसको आपको लगता है एक नई तरह की, हम चाहे अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में बात करें या तमाम चीज़ों को लेकर, चाहे एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों के साथ खड़े होने की बात हो, या हर चीज़ में उनकी वहाँ पर जिस तरह की भारत उनकी विकास परियोजनाओं में मदद कर रहा है, उसके साक्ष्य साफ तौर पर दिख रहे हैं तमाम जो देश हैं भारत से जुड़े हुए। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बड़ा गहरा सवाल पूछ रही हैं ये, क्योंकि अगर मैं फिर एक दूसरा एंगल इसमें यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा ये। देखिए, दो देशों के बीच के लिए, संबंध के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि दोनों के बीच में ट्रस्ट हो, भरोसा हो कि हम दोनों एक दूसरे के हित में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम श्रीलंका और भारत को देखें, या हम नेपाल और भारत को देखें, या भूटान और भारत को देखें, तो अगर मैं जिनके नाम ले रहा हूँ, तो अगर साइज़ का डिफरेंशियल, जियोग्राफिकल साइज़, इकोनॉमिक साइज़, मिलिट्री साइज़ का डिफरेंशियल अगर देखें, तो एक बड़ा देश होने के नाते भारत को ये भरोसा इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है कि हम इतने बड़े होने के बावजूद आपके साथ में हैं, आपके विकास के साथ में हैं, आपके हित के साथ में हैं। और ख़ास तौर पर अगर उसी क्षेत्र में एक दूसरा बड़ा देश हो जो ये कोशिश करता रहे कि एक दूसरा बड़ा देश, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, और इनके बीच के संबंधों में इतनी गहराई नहीं आनी चाहिए कि वो उसके लिए ख़तरा बन जाए, उसके इन्फ्लुएंस के लिए ख़तरा बन जाए, तो ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये। तो ये हम जो सिचुएशन देखते हैं श्रीलंका में, ये जो हमारी पूरी नेबरहुड में है, ये वो खाली एक बायलैटरल या द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से देखना तो सही है, लेकिन उसमें जो बाकी अड़ंगे हैं, जो बाकी रुकावटें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, वो भी काफ़ी ज़रूरतें हो जाती हैं। तो उनको देखते हुए अगर आपने 1919 का जिक्र किया, अभी का जिक्र किया, तो मैं ये कहूँगा कि एक तरह से जो बदलाव आ रहा है कि एक भरोसा बन रहा है श्रीलंका के भारत के लिए कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें आपके हितों को नुकसान पहुँचे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि रीजनल स्टेबिलिटी को खतरा हो। तो एक ही जो भरोसा बन के सामने आ रहा है, इस भरोसा बनने के लिए जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, विदेश नीति को एक इंटेग्रेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव, बहुआयामी होना पड़ेगा, जिसमें सांस्कृतिक संबंध भरोसा दिलाने के लिए, साथ में काम करने के लिए रेलवे तरह की प्रोजेक्ट हों, सोलर प्रोजेक्ट हों, ताकि उनको ये भरोसा, उनका ये बना रहे भारत के ऊपर विश्वास कि भारत हमारे साथ में है, चाहे कुछ भी हो। तो वो जो विश्वास बढ़ रहा है, जो भरोसा बढ़ रहा है, मैं कहूँगा कि वो इस नए अध्याय की शुरुआत है कि भारत और श्रीलंका आपस में मिलकर के दोनों की सिक्योरिटी के लिए, दोनों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, क्योंकि आप अभी पिछले अपने जवाब में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे
एक नए अध्याय की शुरुआत भारत और श्रीलंका के संबंधों के लिहाज से होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि श्रीलंका में एक नई जनरेशन की लीडरशिप आई है और जिसने इस बात को समझा है कि भारत कैसे एक विश्वस्त मित्र देश के तौर पर, हमारे पड़ोसी के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आपको लगता है कि ये जो विश्वास बहाली का जो एक भरोसा पैदा होने का जो पूरा आयाम अब नए आधार पर दिखाई पड़ रहा है, इसमें पीएम मोदी की अपनी विदेश नीति के तमाम सोच, विज़न और उनका पर्सनल जो एफर्ट्स हैं उसका एक बड़ा आधार है, क्योंकि 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी का श्रीलंका में पिछला दौरा हुआ था ईस्टर के हमलों के बाद में, हम अपने पड़ोसी मित्र के देश के घर पहुंचे थे। साहब, आपकी इस बुरे वक्त में हम आपके साथ खड़े हैं। कोविड की समस्या के समय हमने अपना एक तरीके से हाथ आगे बढ़ाया मदद को लेकर। 2022 की आर्थिक संकट के समय भारत सबसे मजबूती से श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। तो वक्त की कसौटी पे खरे इस आधार पे भारत ने अपने आप को प्रूफ किया और इसमें एक लीडरशिप का रोल, प्रधानमंत्री मोदी की इस विजन का रोल आप किस तरह से देखते हैं इस नए दौर में, इस विश्वास को पैदा करने के आधार को लेकर? स्वर्ण सिंह जी। देखें, सबसे पहले तो ये कि प्रधानमंत्री का जो व्यक्तिगत स्तर पर जो लगातार कोशिश है सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से व्यक्तिगत तौर पर गर्मजोशी से मिलने की और बहुत ही खास आपस में तालमेल बनाने की जो कोशिश है और उसकी जो रफ्तार है वो बहुत अलग है। जाहिर है उसके बहुत से नतीजे हैं, जैसे आपने अभी कहा कि चाहे वो आतंकी हमला हो या फिर उसके बाद सर्वव्यापी महामारी हो, उसके बाद आर्थिक संकट हो, श्रीलंका को जब जब कोई मुश्किल सामने आई है तो भारत लगातार उसमें, जैसे आपने जिक्र किया फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आप सुनामी की बात कर लें 2004 से, तब से फर्स्ट रिस्पॉन्डर सबसे पहले जाकर सहायता पहुंचाने की कोशिश पड़ोस में भारत लगातार करता रहा है। तो उसी के चलते आप देखें कि जो आपस में तालमेल है आज भारत का और श्रीलंका का, उसको कह सकते हैं कि शायद एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और एक आपने कहा कि एक नेक्स्ट जनरेशन की जो लीडरशिप है वहाँ राष्ट्रपति देशनायक के, उसकी एक तरह से उदाहरण है और किस तरह से वो नई जो पीढ़ी है वो भी भारत से अपने विकास को लेकर क्या सहायता भारत दे सकता है उस नजरिए से लगातार दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहती है। और क्योंकि भारत लगातार फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार बढ़ा है, निवेश बढ़ा है, उसके साथ साथ लोगों का जो समाजों का आपस में तालमेल बढ़ा है, उसके चलते मुझे लगता है कि कह सकते हैं कि शायद एक नया चैप्टर इसको, और उसी में एक जल्दी से बात जोड़ना चाहूंगा। एक उसकी उदाहरण ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से 2015 मार्च में जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक सागर की सोच सामने रखी थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसको हाल ही में मॉरिशस यात्रा में महासागर का नाम उन्होंने दिया, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये अपने आप में ही एक उदाहरण है कि किस तरह से भारत को भी लगता है कि पड़ोस में रिश्ते जो हैं उनका एक नया दौर शुरू हो रहा है और उसको एक बड़े नजरिए से देखना होगा, रफ्तार बढ़ानी होगी आपस में तालमेल बनाने की। तो उसी में ये श्रीलंका की यात्रा को देख सकते हैं कि आप एक उसी का एक उदाहरण है ये। बिल्कुल, सागर से महासागर और पड़ोसी पहले की तमाम नीतियों को जमीन पे बेहतरी से उतारने की वजह से ही आज भारत वैश्विक मंच पे या अपने पड़ोसी देशों के दिलों में एक बेहतर मौजूदगी के साथ में मौजूद है। और प्रधानमंत्री मोदी की बीते एक दशक की जो विदेश नीति है उसका एक बड़ा आधार इसी बात पे है कि कैसे लोगों का, देशों का, सरकार के स्तर पे, बृहद स्तर पे कनेक्ट स्थापित हो सके और उस आधार पे आगे बढ़ने की जो कोशिश है, विरासत भी, विकास, उसका पुट दिखाई पड़ता है। आप मेहमानों से ये चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। और प्रधानमंत्री के श्रीलंका दौरे में आज का बेहद खास दिन, क्योंकि अनुराधापुरा में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद और भी तस्वीरें हम तक आएंगी, हम उन तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
और आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम सांझी विरासत न्याय अध्याय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का ये दौरा सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और सामरिक संवाद भी है। भारत और श्रीलंका के रिश्तों को नई परिभाषा ये गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं अनुराधापुरा, और वहां पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और तमाम जो गणमान्य लोग थे वो पहुंचे। प्रधानमंत्री का वहां का जो नेवल बेस पे वो पहुंचे अनुराधापुरा के, तो वहां पर उनका स्वागत करने पहुंचे। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की श्रीलंका की यात्रा, जिसके आज आखिरी पड़ाव में वो अनुराधापुरा जो वहाँ की प्राचीन नगरी है वहाँ पर पहुंचे हैं। आपकी अनुमति से अगर मतलब अनुराधापुरा के बारे में एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आखिर कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम्राट अशोक के पुत्री जो संघमित्रा थी वो 3 शताब्दी ईसा पूर्व के समय में वहाँ पहुंची थी, और भारत का जो गया में महाबोधि का जो वृक्ष है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी वो एक शाखा लेकर गई थी श्रीलंका के अनुराधापुरा में। उस वक्त के वहाँ के राजाओं ने उनका स्वागत किया था और वहाँ पर उन्होंने उस वृक्ष को रोपित किया था। तो जिस बात का जिक्र आप कर भी रहे थे जया कि वो अपने आप में दुनिया के जो प्रामाणिक इतिहास मौजूद है उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा रोपित पौधा जो आज भी जीवंत है वो अपने आप में सबसे पुराना पौधा है इतिहास में, जो जिसके बारे में ज्ञात है। ऐसे में भगवान बुद्ध के द्वारा जो उनके जो तमाम जो संस्मृत है, उनकी जो बातें हैं, जो उनके उपदेश थे, उसको प्रसार करने के लिए जब वो श्रीलंका पहुंची तो उनका स्वागत हुआ था। और तब से लेकर अब तक एक तरीके से उस पवित्र वृक्ष की मौजूदगी वहाँ पे है। कई ऐसे उतार चढ़ाव वाले समय आए जब प्राकृतिक तौर पे उस वृक्ष को नुकसान भी पहुंचा, कई उतार चढ़ाव के दौर भी देखे हैं उस पवित्र मठ में यहाँ पे, लेकिन बावजूद उसके आज भी अनुराधापुरा अपने आप में भारत और श्रीलंका के बीच में बौद्ध कनेक्ट को लेकर एक बड़ा आयाम लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, और कई ये जो नगर है वो कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय का केंद्र भी रहा है और सबसे प्राचीनतम राजधानियों में से रहा है। और श्रीलंका की जो सभ्यता रही है, जो उसकी प्राचीन सभ्यता, जो उसका इतिहास रहा है, उसके भग्नावशेष यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। और साथ ही जयश्री महाबोधि मंदिर में भी प्रधानमंत्री आज जाएंगे, और जो वहाँ जहाँ पर महाबोधि का एक जो पवित्र वृक्ष है और एक गौतम बुद्ध से जुड़ी सबसे करीबी प्रामाणिक जीवित कड़ी है, और इसकी तारीख करीबन 2 सहस्राब्दी से भी पुरानी है। करीब 2600 साल पहले गौतम बुद्ध भारत के बोधगया में निरंजन तंत्र के तट पर उस वृक्ष के सहारे अपनी पीठ के बल पर बैठे थे, ऐसा कहा जाता है। और जब वो वृक्ष के सामने बैठे थे तभी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसीलिए ये दोनों ही स्थान बेहद करीब हैं, और भारत और श्रीलंका के जो बेहद ऐतिहासिक संबंध हैं वो और प्रगाढ़ होते हुए, और जो चीज़ें प्राचीनतम ऐसे अध्याय हैं इतिहास में जो दोनों देशों को जोड़ते हैं, उसकी एक झलक, उनका प्रमाण आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, और कुछ समय पहले और अनुराधापुरा से महाबोधि जो वृक्ष है उसकी भी शाखा वापस से हिंदुस्तान गया पहुंची और वहां पे उसको भी एक तरीके से रोपित किया गया। तो ये एक तरीके से प्राकृतिक जुड़ाव भी कहा जा सकता है, जो सदियों पुराना जो जुड़ाव है वो लगातार दोनों देशों के बीच में संपर्क का एक बड़ा आधार लगातार बना हुआ, और उसी ऐतिहासिक आधार पे मौजूदा वक्त में कैसे उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से हो रहा है। क्योंकि कोलंबो तक सीमित ना रह के प्रधानमंत्री अनुराधापुरा अगर जाते हैं तो इसके कई मायने हैं। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे इस विषय को हम विस्तार देने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा मिस्टर गोयल भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, क्योंकि कोलंबो तक सीमित रहता अगर प्रधानमंत्री का ये दौरा तो शायद इस वक्त हम और आप ये चर्चा नहीं कर रहे होते, लेकिन अनुराधापुरा तक प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मायने अलग है। ये सिर्फ 2 देशों के सांस्कृतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके वैश्विक निहितार्थ भी निकालने के अपने आप में कई संदेश जाते हैं। आपको लगता है कि उसको समझने के लिए किस प्रकार से देखना होगा इस पूरे दौरे को? प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आप देखें, फिर जैसे मैं पहले कह रहा था कि भारत पहले उदाहरण पेश करता है, तो पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि भारत भी जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग संगठनों की मेजबानी करता है भारत में, तो केवल वो नई दिल्ली तक सीमित नहीं रहता, वो अलग अलग शहरों में जाकर वो बैठकें होती हैं, अलग अलग जगह से एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग पहचान बनाते हैं अपनी। न केवल वो राष्ट्राध्यक्ष या अफसर या मंत्री जो वहां बैठक में आते हैं, बल्कि
पत्रकारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए पूरा विश्व उन शहरों से वाकिफ होता है। ठीक उसी तरह से जब दूसरे देश में भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो शायद कुछ हद तक दूसरे देश कोशिश करते होंगे, या शायद भारत की ओर से भी ये कोशिश होती होगी कि केवल राजधानी तक ही सीमित ना रहकर उनके जो दूसरे शहर हैं, दूसरे क्षेत्र हैं जिनका खासकर ऐतिहासिक महत्व है, जैसे हम बात कर रहे हैं अनुराधापुरा की, जो इतिहास में राजधानी भी रहा श्रीलंका के आने पहले राजाओं की, तो उसका जो ऐतिहासिक महत्व है, उसके अलावा जो उनका बौद्ध धर्म की वजह से जो वहाँ की जुड़ाव है भारत से, वो भी सामने आता है। तो किस तरह से आप इन चीजों को प्रदर्शित करते हैं कि अलग अलग तरीके से श्रीलंका का इतिहास, वहाँ का समाज भारत के इतिहास से, भारत के समाज से जुड़ा हुआ है, और वो तालमेल जुड़ाव केवल राष्ट्र अध्यक्षों की राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृति में है, लोगों का है, रीति रिवाजों, परंपराओं में, भाषाओं में अलग अलग तरह से दो समाज जुड़े हुए हैं। यदि आप वो सामने प्रदर्शित करते हैं और उसको एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको जो आज की जरूरतें हैं, आज की तालमेल बनाने की जो पहल है, उसको बनाने में आसानी भी होती है और उसको आगे बढ़ाने में भी सहूलियत हो जाती है एक तरह से। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जैसे समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसका निवेश कहाँ कहाँ करना है, किस किस काम के लिए करना है, वो बहुत सोच समझ कर उसको किया जाता है। इसलिए यदि आप लगातार भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह के सांस्कृतिक स्थलों पर जाते हुए देखते हैं, तो जाहिर है कि उसके पीछे सोच यही है कि संस्कृति का और भारतीय मूल का जो लोग वहाँ हैं और दूसरे जो देशों के समाज हैं, उनको जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश है। जी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आप जो बात कह रहे थे, इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक फ़ोटो शेयर की है और वो अनुराधापुरा से है। उन्होंने लिखा है, उस फोटो में उन्होंने जो राष्ट्रपति दिसानायके उनके साथ वो अपने वाहन में मौजूद हैं और दोनों ही नेता बहुत खुश मिजाजी से हंसते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री लिखते हैं, इन अनुराधापुरा विद माई फ्रेंड प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसानायके। तो ये जिस बात का हम जिक्र अभी कर रहे थे आप लोगों से कि कैसे नए लेवल पे एक दोस्ती भारत और श्रीलंका के बीच पहुंची है और नई समझ एक तरीके से उत्पन्न हुई है, वो प्रधानमंत्री के इस एक्स पे सोशल मीडिया पे इस तस्वीर को साझा करने से भी दिखाई पड़ती है। जया, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, इसको भी अभी कुछ देर में हम दर्शकों के साथ साझा भी करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से एम्बेसडर गोयल, जब हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक कनेक्ट की, पीपल टू पीपल कनेक्ट की, कैसे आप देखते हैं कि जो चीज़ें आज संस्कृति को एक सॉफ्ट पावर के रूप में एक पहचान मिल रही है और जो चीज़ें कभी उपहास का केंद्र रहती थी, आज वो वैश्विक मंच पर भारत की एक अलग पहचान बना रही है। भारत की शास्त्रीय कलाएं हैं, भारत के उत्पाद हैं, भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है। आज वही इतिहास 2025 में भारत को पूरे विश्व के साथ जोड़ रहा है और जो भारतीय मूल के लोग आज पूरे विश्व में मौजूद हैं, इस संस्कृति के जरिए ही एक बार फिर भारत से कनेक्ट कर रहे हैं। जी, देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी, मैं उनके 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में आप देख रही हूँ कि उनका जो भी एक कोई दौरा हो या कोई भी मैसेजिंग हो, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिंबलिज्म होता है। तो अगर यहाँ पर वो श्रीलंका में कोलंबो गए, कोलंबो के बाद में अनुराधापुरा में गए और वहाँ पर जाकर के महाबोधि बिहार में जाकर के मॉन्क्स के साथ में पूजा कर रहे हैं, एक बड़ा सिंबलिज्म सामने आ रहा है। वो जो सिंबलिज्म है वो सांस्कृतिक भी है और वो हिस्टोरिकल भी है। अगर जो ओपन सोर्सेज हैं वो माना जाए हिस्ट्री के बारे में, तो अनुराधापुरा एक सिंघलीज डायनेस्टी की फाउंडेशन रही है। 6th सेंचुरी BC में प्रिंस विजय गए यहाँ से, कलिंगा से। तो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है कि चाहे बेशक राजधानी अभी कोलंबो हो, लेकिन जो सिंघलीज एम्पायर है, जो सिंघलीज हिस्ट्री है, वो शुरू होती है अनुराधापुरा से। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वहाँ पर गए हैं जहाँ से सिंघलीज एम्पायर की, जहाँ से सिंघलीज सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। उस सिंघलीज सिविलाइजेशन को बाद में इंटरेक्शन हुआ हमारी जो साउथ इंडिया से, तमिलनाडु वगैरह से, मद्रास वगैरह से, और आगे बढ़ी वो। लेकिन ये शुरुआत है और ये एक जो सिविलाइजेशनल तौर पर
उनकी जो मैसेजिंग जा रही है, सिंबलिज्म जा रही है कि 6th सेंचुरी BC में भारत और श्रीलंका साथ थे। अभी 22nd सेंचुरी है, ये 21st जी, आई एम सॉरी 21st सेंचुरी है, और वहाँ पर भी हम साथ हैं। और इस साथ में जो एक सफ़र है कोलंबो, अनुराधापुरा से लेकर के कोलंबो तक का, वो जो मॉडर्नाइजेशन का सफ़र है, जो लोगों के लिए सोलर प्लांट बनाए रूफटॉप, जो ये रेलवेज का कनेक्टिविटी बन रही है, एनर्जी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कि इन सब चीज़ों को लेकर के भारत और श्रीलंका इस पूरी यात्रा में शुरू से लेकर के अब तक साथ हैं, और एक उम्मीद जगा रहे हैं कि हम हमेशा साथ में रहेंगे। और उस साथ में, उस सहयोग में अनुराधापुरा का सांस्कृतिक तौर पर, कोलंबो का व्यापारिक तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर, सबका मिलकर के जो साथ है, उसी साथ की वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे। ये तो एक बहुत भारी सिंबलिज्म है ये, और हमें इसके ऊपर ध्यान देना होगा। जी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आपको लगता है कि जब इस प्रकार की महत्वपूर्ण यात्राएं होती हैं तो ये सरकारों तक सीमित ना रहकर लोगों के साथ कैसे जुड़ाव का एक बड़ा आधार बने? प्रधानमंत्री की सोच में ये हमेशा रहता है, और इस मौजूदा दौरे में भी वो एक प्रमुख आधार दिखाई पड़ रहा है कि लोगों के साथ भी संपर्क का एक बड़ा आयाम खुलता नजर आए। और अगर ये खुलता है तो इसके आर्थिक पहलू भी होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटन एक बड़ा एक आधार देता है, उसको संबल देता है। ऐसे में अगर इस प्रकार का जुड़ाव होता है, नई जगहों तक प्रधानमंत्री जाते हैं, इसकी इन शहरों की चर्चा होती है, तो लोगों के जाने में भी संख्या बढ़ेगी। इसका फायदा आर्थिक तौर पे भी श्रीलंका को मिलेगा। तो ये जो सोच है प्रधानमंत्री की, हर एक विदेश दौरे में दिखाई पड़ती है हमको अक्सर, वो इस दौरे में भी दिखाई पड़ रही है। का पर्यटन बढ़ाने की विकास की कोशिश हो या फिर व्यापार और निवेश को बढ़ाने की कोशिश हो, उसमें भी आप देखते हैं कि लगातार ये कोशिश है दोनों तरफ से, श्रीलंका की तरफ से और भारत की तरफ से, कि आपस में हिस्सेदारी साझेदारी बढ़नी चाहिए। और खासकर यदि आर्थिक संकट की आज बात करते हैं तो दोनों देश, भारत और श्रीलंका जो हैं, वो राष्ट्रपति ट्रंप जो अमेरिका के हैं, उनकी जो टैरिफ्स बढ़ाने की लगातार कोशिश है, उससे जूझने में बिल्कुल उनका ध्यान है। इसलिए आप देखें, श्रीलंका के ऊपर राष्ट्रपति ट्रंप ने 44% के टैरिफ बढ़ाए हैं, जो उनके लिए चिंता है। और यदि भारत से तालमेल और व्यापार और निवेश बढ़ता है तो उनको उस संकट से उभरने में सहायक हो सकता है वो। इसलिए आपस में तालमेल दोनों देशों के लिए बेहतर है। पर उसके साथ साथ आप देखें कि पूरे क्षेत्र में जो तालमेल, इन दोनों देशों की दोस्ती से जो क्षेत्र पर असर आता है, वो भी बहुत ही मुझे लगता है सकारात्मक है उसमें। तो इसलिए अलग अलग तरह से जो चिंताएं हैं दोनों देशों की, चाहे वो अति आधुनिक तकनीक को लेकर अलग अलग क्षेत्र में विकास करने की कोशिश हो, और ये जो समाजों को उसमें जोड़ा जाता है, उसके पीछे सोच यही है कि देखिए, सभी देश लोकतांत्रिक हैं इस क्षेत्र में आज, और प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि हो सकता है कि अलग अलग देशों में आने वाले समय में, आने वाले दशकों में नेतृत्व में बदलाव हो सकता है। इसीलिए वो न केवल 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं। आपको याद होगा, एक इंडिपेंडेंस डे स्पीच में उन्होंने आने वाले 1000 वर्ष का भी जिक्र किया। तो किस तरह से विकास, तालमेल, साझेदारी लगातार भविष्य में बनी रहे और विकास होता रहे, इसीलिए केवल राष्ट्र अध्यक्षों के व्यक्तिगत तालमेल तक सीमित नहीं रहना चाहते। वहां पर जरूरत है उसकी, वहीं से साकार जो आपको दिशा निर्देशन मिलेगा वहीं से मिलेगा। पर आपको जो सोच है उसको जमीन पर उतारने के लिए समाजों को जोड़ना होगा। इसीलिए लगातार ये कोशिश है कि सांस्कृतिक नजरिए से, आर्थिक नजरिए से, पर्यटन के नजरिए से, अलग अलग तरीके से लोगों को भी इसमें किस तरह से आपस में जोड़ा जाए, ताकि दोनों तरफ से समाजों को लगे कि उनका विकास जुड़कर काम करने में है। और यदि इस तरह से एक तरह से आप फाउंडेशंस बना सकते हैं, तो उसके बाद फिर आपका तालमेल, दोस्ती जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगी और लगातार बनती रहेगी। इसीलिए आप देखें कि इस वक्त श्रीलंका में न केवल दोस्ती की सोच साझा हो रही है, जैसा आपने हाल ही में एक तस्वीर का जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति देशनायके की, अभी अनुराधापुर से जो आपने कहा एक्स पर तस्वीर आई है, वो एक कोशिश ये है कि दोस्ती न केवल बनाई जाए पर उसका प्रदर्शन भी किया जाए, जिसका पूरे क्षेत्र पर असर होता है कि किस तरह से दो नेताओं का तालमेल अच्छा है।
और उसके चलते देशों का तालमेल अच्छा है और दोनों को लगता है कि साझेदारी से विकास हो सकता है दोनों देशों का। बिल्कुल, आप जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं सर वो जो है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब देशों के प्रमुख आपस में उनकी बेहतर केमिस्ट्री होती है तो जो तमाम दशकों पुरानी जो अड़चनें होती है ना वो यूं ही ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो ट्रांसलेशन टॉप लीडरशिप का होता है संबंधों को बेहतर करने को लेकर वो नीचे तक होता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये अपने आप में इसका हमने कई बार उदाहरण भी देखे हैं जिसका बहुत फ़ायदा विदेश नीति के लेवल पे और देशों के संबंधों को बेहतर करने में मिलता रहा है। बिल्कुल, पर्यटन का यहाँ पर जिक्र प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने किया और हम भी लगातार पर्यटन बात करें कि पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा जो दोनों देशों के रिश्ते को और प्रगाढ़ करेगा। एम्बेसडर गोयल, हमने देखा कि जो रिलीजियस धार्मिक पर्यटन है वो बेहद प्रमुखता से उभर कर आया बीते 10 वर्षों में। हम बात करें रामायण सर्किट की, बौद्ध सर्किट की, यहाँ पर जिस तरह से कनेक्ट करने का प्रयास है इन तमाम सर्किट्स को, और जो तमाम पवित्र स्थल रहे हैं, बौद्ध धर्म की यहाँ पर बात हो रही है, कैसे श्रीलंका का जो ये महाबोधि मंदिर है, गया का महाबोधि मंदिर जो कनेक्ट है वो भी साफ तौर पर नजर आता है। किस तरह से देखते हैं ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभर सकता है? संस्कृति से इतर हम विभिन्न गंभीर विषयों पर हम नजर डालें तो ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जिससे दोनों देशों को काफी लाभ होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है। ये धार्मिक पर्यटन पिछले 10 साल में ही नहीं, मैं पिछले 20 साल से देखता आ रहा हूँ कि पहले से काफ़ी बढ़ता चला आ रहा है। ये एक अभी रामायण सर्किट शुरू हुआ, उससे पहले बुद्धिस्ट सर्किट था, उससे पहले नेपाल को लेकर के सीतापुर को मिलाकर के एक जो सर्किट बना था टूरिज्म सर्किट, वो रामायण सर्किट का हिस्सा बन चुका है अब तक। कुछ भी वजह रही हो, लेकिन पिछले 20-30 साल में लोगों का इस तरह के धार्मिक पर्यटन में रुझाव काफ़ी बढ़ा है और उस रुझाव के बढ़ने की वजह से ये एक जो लोगों को इकट्ठा लाने का काम है, इकोनॉमिक तौर पर पर्यटन को बढ़ाने का काम है ये, तो इसमें इस तरह के सर्किट बनने से काफ़ी फ़ायदा भी है और काफ़ी एक तरह से अच्छा भी लगता है कि लोग साथ में आ रहे हैं, उन लोगों के जरिए देश भी साथ में आ रहे हैं। हमने बुद्धिस्ट सेमिनार, जब मैं ICCR में था तो बुद्धिस्ट सेमिनार या मॉरिशस के साथ में हमने रामायण के ऊपर प्रोग्राम किए। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं दोनों देशों को साथ में लाने के लिए और लोगों को साथ में लाने के लिए। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, बोध गया में इस समय ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो धार्मिक पर्यटन के लिए श्रीलंका से आते हैं, ज़्यादातर श्रीलंका के हैं और थाईलैंड से आते हैं। तो इन सब को मिलकर के जो दोनों देशों के फिर वो जो यादें लेकर के जाते हैं कि वहाँ पर ये उनको सुविधा मिली, तो दोनों देशों के संबंध बढ़ाने में और दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। जी जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, यहाँ पर कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा भी रही है भारत और श्रीलंका के बीच, और इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। वहाँ की विकास परियोजनाओं में समर्थन देने के साथ साथ एक मछुआरों का मुद्दा था, उसको लेकर भी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बात करेंगे और प्रधानमंत्री ने कहा कि काफ़ी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को देखने की ज़रूरत है। किस तरह से लगता है आपको कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि जिनके समाधान को लेकर काफ़ी अहम साबित होगी प्रधानमंत्री की यात्रा? मुझे लगता है इस यात्रा में जो व्यक्तिगत तौर पर जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं वो तालमेल तो तस्वीरों में जाहिर है, पर यदि कोई एक खास टिप्पणी मुझे लगता है कि अहम लगती है मेरी अपनी सोच में, वो ये कि राष्ट्रपति देशनायके ने फिर से इस बात को दोहराया है। पहले वो दिसंबर की यात्रा में भारत आए तब भी उन्होंने इस बात को कहा था, आज श्रीलंका की भूमि से उन्होंने ये फिर से दोहराया कि वो पूरा एक तरह से कोशिश करेंगे या एक तरह से प्रॉमिस करते हैं कि श्रीलंका की भूमि का भारत के हितों के विरोध में कभी भी किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो चाहे वो सुरक्षा के नजरिए से देखें या विकास के नजरिए से देखें, मुझे लगता है अपने आप में एक अच्छी प्रस्तावना है उनकी तरफ से ये कि वो कैसे समझते हैं कि जो सेंसिटिविटी जो प्रधानमंत्री अक्सर बात करते हैं कि वो बहुत जरूरी होती है आपस में रिश्ते अच्छे बनाने के लिए, वो ये एक तरह से प्रदर्शन है उसका कि भारत किस बात पर थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है और बिना ये मांगे एक तरह से जो प्रॉमिस अपनी तरफ से वो देते हैं कि वो गारंटी करेंगे कि उनकी भूमि का इस्तेमाल कभी भी भारत के हितों के विरोध में ना हो, कोई दूसरे
देश की वजह से, जब अपने किसी दूसरे घटक या दल की वजह से, तो ये मुझे लगता है अपने आप में एक संकेत है कि किस तरह से जो आपसी विश्वास है, चाहे वो नेताओं के स्तर पर हो, राजनीतिक दलों के स्तर पर हो। मैंने कहा कि जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने सजित प्रेमदासा से भी मुलाकात की, जो ऑपोजिशन लीडर हैं, तो ये तालमेल जो है आपस में विश्वास जिससे बढ़ता है, वो चाहे आम नागरिकों का हो यात्राएं करके धर्मस्थलों की, या फिर राष्ट्र अध्यक्षों का हो, इस तरह से जो टिप्पणियां सामने आती हैं, बातचीत सामने आती है, उसमें मुझे लगता है वो सबसे बड़ी एक तरह से टेक अवे है, वो सबसे बड़ा एक तरह से खास नतीजा कह सकते हैं इस तरह की यात्राओं का, कि यदि विश्वास बनता है आपस में समाजों का और नेतृत्व का, तो चिंताएं जाहिर है कि कम होती हैं, और यदि कोई अटकलें आती हैं, जैसे एम्बेसडर गोयल ने अभी कहा, तो उनको हटाने में बहुत आसानी होती है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, एक चीज़ और, क्योंकि अभी हमने मछुआरों को लेकर जिक्र किया, आपने बेहतरी से उस बात को आगे रखा, लेकिन भारत के अपने कंसर्न्स श्रीलंका के साथ में किस प्रकार से रहे, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में किया। और संविधान को पूर्णतः लागू करने की बात जो लंबे समय से भारत कहता रहा है, उसको कल भी प्रधानमंत्री ने रखा है। आपको लगता है कि ये भी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर मौजूदा वक्त में, जब दोनों नेताओं की तमाम विस्तार से तमाम मौक़ों पे बातचीत हो रही है इन 3 दिनों में, इस विषय पे आगे बढ़ने का एक बेहतर वक्त है, एक समझ को बेहतर आगे बढ़ाने का वक्त है? बिल्कुल आरेंद्र, जितनी भी धाराएं हैं उसमें कुछ खास धाराओं पर लगातार 2 दशक से बात होती रही है, उसकी ओर संकेत किया प्रधानमंत्री ने कि उनका इम्प्लीमेंटेशन पूरे वर्ड एंड स्पिरिट के नजरिए से होना चाहिए। और हाँ, मछुआरों की भी बात की और कहा कि एक मानवीय नजरिए से उनको देखना चाहिए। यदि कोई सीमाएं लांघ भी जाते हैं तो उनको किस तरह से रख रखाव उनका होगा, किस तरह से वापस उनके देश भेजा जाएगा, ये एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए श्रीलंका की। और खासकर आप देखें, आज ही इतना हेक्टिक शेड्यूल है प्रधानमंत्री का कि वो वहां से आज तमिलनाडु आने वाले हैं, और वहां पर भी कितनी अलग अलग योजनाओं का और धार्मिक स्थलों पर उनकी यात्रा आज होने वाली है तमिलनाडु में। वो भी एक सीधा संकेत है कि हमारे 2 समाज, जो भारतीय मूल के तमिल समाज की बात है, वो श्रीलंका में भी है और भारत में भी है जी। तो वो भी एक तरह से बहुत बड़ा सांकेतिक उसका महत्व हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री वहां से सीधा अनुराधापुरा से दिल्ली नहीं आ रहे हैं, वो पहले तमिलनाडु में कुछ इस यात्रा का जोड़ेंगे, उसमें अलग अलग विकास की योजनाओं में, धर्मस्थलों पर वो जाएंगे। तो वो भी संकेत हो जाता है एक तरह से कि किस तरह से 2 देशों को जोड़ने का क्या सोच है, क्या तरीका है, क्या नजरिया है। तो मुझे लगता है कि हाँ, भारत ने जो सामाजिक तौर पर हमारे जो कंसर्न्स हैं, मछुआरों को लेकर हो, वहाँ जो रहने वाले भारतीय मूल के तमिल लोग हैं उनको लेकर हो, जाहिर है कि उन्होंने उस बात को भी आपस में साझा किया। और यदि आप बॉडी लैंग्वेज को देखें तो मुझे लगता है कि आपस में तालमेल अच्छा ही होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे नए दोस्ती के नए आयाम में नया श्रीलंका नई सोच के साथ नए भारत के साथ मिलकर कदम ताल करता हुआ आगे बढ़ने को तैयार है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आपको हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ जुड़े, आपने विस्तार से तमाम विषयों पे बातचीत रखी, लेकिन अन्य मेहमानों के साथ हमारा ये बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है ये लगातार जारी है, और इससे जुड़ी